स्वागत है हमारे YouTube चैनल सह्याद्री अकेडमी पर। आज हम इतिहास का तीसरा लेक्चर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि पिछले दो लेक्चर में हमने मोहम्मद गजनवी के बारे में पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक बताया है कि उसने कब आक्रमण किया, कैसे किया तथा उसके दरबारी कवि के बारे में भी। तो आज तीसरा लेक्चर है मोहम्मद गौरी। गौरी कौन था, कब भारत आता है, कहाँ आक्रमण करता है, क्यों आक्रमण करता है, उसकी राजनीतिक इच्छाएं क्या थी तथा उसने किन किन क्षेत्रों पे अध्ययन किया, उसका क्रमवार विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं कि उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि गजनी और गौरी में एक बेसिक डिफरेंस आप जान लीजिए। पहले भी बता चुके हैं कि मोहम्मद गजनवी भारत में सिर्फ लूटने के उद्देश्य से आता था, और जबकि मोहम्मद गौरी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता यानी साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से आया था। तो आखिर इसको समस्या क्यों हुई, ये कहाँ का रहने वाला था, उसको ऐसा क्यों करना पड़ा। तो थोड़ा सा समझिए। देखिए, जब ये भारत है, तो भारत में ये तो वर्तमान का भारत है, लेकिन जब पहले भारत था तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी क्षेत्र हुआ करता था। पाकिस्तान का क्षेत्र था वो संपूर्ण भारत में गिना जाता था, लेकिन समस्या क्या थी, यहाँ पे जो ईरान, आसियान और खुरासान, खुरासान क्षेत्र वही है, आप सबने अभी पिछले 2-3 साल में सुना होगा। एक कुलभूषण जाधव जो अपने भारत के थे, उनको जासूस के रूप में वहां पे गिरफ्तार किया, तो खुरासान क्षेत्र से ही वो गिरफ्तार हुआ था। अगर हल्का सा किसी को लगे कि खुरासान क्या है, तो खुरासान ईरान के आसपास का क्षेत्र है, अब उसी के अंतर्गत आता है। बलूचिस्तान और ईरान के बीच का जो भाग है वो खुरासान है। आतंकी गतिविधियों में काफी बदनाम है वो। तो देखते हैं कि गौर कहां पे था। गौर वास्तव में आज के समय में अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, और ईरान से थोड़ा सा सटा हुआ जो क्षेत्र है वो वर्तमान में गौर के नाम से है। वहां पर अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो क्षेत्र है इसके इधर ईरान में, यहां पे ख्वारिज्म शाह का शासन था। ये काफी शक्तिशाली क्षेत्र था। बीच में अफगान वाले क्षेत्र में गौर का शासन था। लेकिन जब गजनी के बारे में आपने देखा था, तो गजनी क्या करता है, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में जब गजनी पढ़ाया था तो वहां पे अटैक करते हैं। तो भारत के सीमावर्ती इलाकों में, खासतौर से जो मुल्तान, पुराने वाले भारत की बात हो रही है जब पाकिस्तान नहीं था, तो जो मुल्तान का क्षेत्र था और पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पे गजनी राजवंश का भी थोड़ा सा शासन था कुछ क्षेत्रों पे। तो ये शक्तिशाली राजवंश था। गौरी के लोग यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, तो मजबूरी थी कि इनको इसी साइड बढ़ना था। और गजनी और गौरी इन दोनों में पुरानी वंशानुगत शत्रुता चली आ रही थी, तो इधर हरा नहीं सकते थे, इसलिए इधर जाने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली राजवंश था, इनको इसी साइड आना था। तो ये क्या करते हैं, शुरुआत में गजनी पर अटैक करते हैं। गजनी का मतलब जो गजनी के क्षेत्र थे, कुछ बहुत बचे हुए थे मुल्तान और पंजाब में। तो एक उद्देश्य था इस साइड आने के लिए। दूसरा कि ये अपना साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे, तो इधर साम्राज्य विस्तार हो नहीं सकता था, इसीलिए इस कड़ी में आते हैं। तो ये कुछ रीजन था इसका भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में व्यक्तिगत अध्ययन करके देखते हैं कि आखिर कौन था। मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। हम लोग मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम था या वास्तविक नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। अच्छा, ये लोग संसबानी वंश के थे। गौर क्षेत्र में जो वंश था, जो सबसे प्रतिष्ठित वंश या शक्तिशाली कह सकते हैं कुनबा, वो संसबानी वंश का था, और गौरी भी उसी वंश का था। संसबानी वंश के लोग मूलतः तुर्की थे, ये तुर्की मूल के थे। कई बार प्रश्न आता है कि मोहम्मद गौरी किस मूल के थे, तो तुर्की मूल के थे, अरबी मूल के नहीं थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आएगा अभी आगे चल के, जब अकबर के बारे में, बाबर के बारे में और शेरशाह सूरी के बारे में, इधर गुलाम वंश में, तब ये कई बार पूछा गया है निम्न में से तुर्की मूल के कौन थे, अफगानी मूल के कौन थे। तो इस तरह प्रश्न आता है, तो ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गौरी जो है ये तुर्की मूल का था।
दूसरा चीज ये है कि भारत में इस्लामिक सत्ता जो है उसका वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक तो भारत पे किया था, लेकिन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पे अटैक करके आगे निकल गया था और उसके कुछ वर्षों पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने क्या किया, इस्लामिक सत्ता नहीं स्थापित की थी, सीमावर्ती क्षेत्रों पे अटैक लूटपाट करके फिर वहां से वो वापस चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी प्रश्न आता है कि भारत में इस्लामिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब तक भारत में रहता है, यहाँ जीतता है, उसके बाद अपने कुछ दास, अपने कुछ सिपह सालारों को भारतीय क्षेत्र देकर खत्म मर ही जाता है, उसमें जाने की कोई बात ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में इस्लामिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अच्छा, दूसरा एक चीज, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोहम्मद गौरी और गजनी कहीं ऐसा तो नहीं एक ही वंश के रहे हों या एक ही समय के रहे हों। तो पहले तो ये दिमाग से हटा दीजिए, दोनों मोहम्मद गजनी और गौरी, इन दोनों में सीधे सीधे, इन दोनों के भारत पर आक्रमण करने के समय में सीधे सीधे 175 वर्ष का डिफरेंस है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी दोनों बिल्कुल ही अलग है, जिसका कि यहाँ पे नोट करके लिख भी दिए हैं। बहुत से लोगों को शुरुआत में जो पहली पहली बार पढ़ते हैं उनको हल्का सा कंफ्यूजन होता है कि गौरी गजनी कहीं एक ही तो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था, जबकि मोहम्मद गौरी ने ठीक 175 वर्ष पश्चात अर्थात 1175 ईस्वी में भारत पे पहला आक्रमण किया था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, दोनों में 175 वर्ष का अंतर है, दोनों अलग अलग वंश के हैं, दोनों अलग अलग राज्य क्षेत्र के हैं। इसके पश्चात देखते हैं क्रम से कि गजनी ने कहां पर आक्रमण, किसके विरुद्ध आक्रमण किया और उसका परिणाम क्या हुआ। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। हाँ, तो देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब और कहां कहां किसके विरुद्ध आक्रमण किया था। तो देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, कहां किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान क्षेत्र के शासक के विरुद्ध किया था। मुल्तान का जो क्षेत्र था वहां पे करमातियों का शासन था। करमाती ये भी मुस्लिम संप्रदाय ही है, उसी की एक कड़ी है। करमाती जो है मूलतः शिया होते थे, तो इनके विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी का पहला अटैक था और इनको उसने हरा दिया था। मतलब कि 1175 में पहला अभियान भारतीय क्षेत्र में मुल्तान के क्षेत्र में किया गया था, जहां पर करमातियों का शासन था और इस युद्ध को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। बात करते हैं दूसरे आक्रमण पे। इसका मोहम्मद गौरी का द्वितीय आक्रमण 1178 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र में एक जगह पड़ती है अन्निलवाड़ा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जल्दी से अन्निलवाड़ा पूछते नहीं, यही पूछा जाता है गुजरात राज्य का राजा कौन था जिस दौरान गौरी ने अटैक किया था। तो गुजरात राज्य के अन्निलवाड़ा क्षेत्र के शासक मूलराज द्वितीय, ये नाम जरूर याद रखिएगा, मूलराज द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश के राजा थे। इनके विरुद्ध गौरी अभियान करता है या युद्ध करता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी मूलराज द्वितीय से पराजित हो जाता है। तो पहली चीज तो यही ध्यान रखना कि मोहम्मद गौरी क्या किसी राजा से पराजित हुआ था? तो जी बिल्कुल हुआ था। सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने ही गौरी को हराया था, उसके पश्चात कोई दूसरा राजा भी आएगा, देखेंगे, जिससे गौरी हार जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। द्वितीय युद्ध गुजरात के राजा मूलराज द्वितीय के विरुद्ध करता है, लेकिन इसमें उसकी हार हो जाती है और हारने के पश्चात मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है। अच्छा, अब अगला एक चीज ध्यान देना है कि इसका जो तीसरा आक्रमण है वो 1191 में तराइन का युद्ध होता है। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, जिस दौरान मोहम्मद गौरी भारत पर अटैक कर रहा था उस समय दिल्ली दिल्ली में जो है चौहान वंश का शासक, चौहान वंश का राज था, चौहान वंश का शासन था। तराइन के युद्ध के दौरान यहाँ के शासक
पृथ्वीराज तृतीय थे। ये तृतीय जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न के ऑप्शन में प्रथम द्वितीय तृतीय दे देते हैं, तब ध्यान नहीं रहता है। तो जिस दौरान अर्थात तराइन का युद्ध जब हुआ था तो वो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। अच्छा, इसी दौरान जब चौहान वंश दिल्ली में था तो कन्नौज का जो क्षेत्र था यूपी के आसपास का, कन्नौज में जो है राठौर वंश के शासक जिनका नाम था जयचंद्र, इनका राज था। अभी थोड़ा सा आगे इनकी चर्चा आएगी इसलिए यहां से बता दिए कि समझ जाइए, बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे पृथ्वीराज चौहान के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन अभी अगला देखते हैं, तीसरा युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है और गौरी हार जाता है। ठीक इसी के अगले वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, पुनः पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है और गौरी की विजय हो जाती है। इसी के साथ मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बना लेता है। बहुत सारे विद्वानों का मत है कि पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, या फिर आपने कहानी भी सुनी होगी कि वो मोहम्मद गौरी को भी जब बंदी गृह में रहता है तो तीर मार देता है, ऐसा कुछ कहानियां। लेकिन जो सबसे मान्य मत है उसमें यही था कि पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गौरी बंदी बना लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। और दिल्ली का जो क्षेत्र जहां पे पृथ्वीराज का शासन हुआ करता था, ये क्षेत्र अपने प्रसिद्ध दास, जो अक्सर सब लोग नाम सुने हैं, ऐबक, दिल्ली का जो क्षेत्र होता है उसकी शासन व्यवस्था ऐबक के हाथों में दे देता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी का जो प्रिय दास था उसका नाम ऐबक था। और पृथ्वीराज तृतीय को जब ये बंदी बना लेता है उसके पश्चात 1197 ईस्वी में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है और दिल्ली पर ऐबक का शासन या शासन व्यवस्था ऐबक के द्वारा ही संचालित हो रही होती है। सबसे बड़ी चीज यही थी कि 1192 तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात ही भारत में इस्लामिक सत्ता का जो वास्तविक स्वरूप था वो धीरे धीरे अस्तित्व में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध। चंदावर का क्षेत्र जो है कन्नौज के नाम से जाना जाता है। कई बार अगर प्रश्न आ जाए कि कन्नौज का युद्ध, तो वही चंदावर का युद्ध है। यहाँ का राजा जयचंद हुआ करता था, राठौर राजवंश का। तो 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। इस युद्ध में जयचंद की हार हो जाती है, पुनः मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अच्छा, इसी युद्ध में जयचंद घायल हो जाता है और कुछ दिनों पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला अभियान देखते हैं 1197 में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मोहम्मद गौरी का एक दास था जो आपको बता चुके हैं, ऐबक। आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सब लोग जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का दास था, ये क्या करता है, गुजरात क्षेत्र में अभियान करता है। वही गुजरात क्षेत्र जिसमें 1178 में अभियान के दौरान गौरी परास्त हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात क्षेत्र में अभियान करता है और वहां के तत्कालीन राजा 1197 में चालुक्य वंश के ही थे, जो राजा भीमदेव द्वितीय, कई बार भीम प्रथम भीम द्वितीय आता है, तो भीम द्वितीय इनको पराजित करता है और वहां पे भीषण लूटपाट करता है और इनको दंडित करता है। इस प्रकार गुजरात क्षेत्र भी इनके हाथ से निकल जाता है, उस क्षेत्र पर भी इस्लामिक शासन हो जाता है। इसके पश्चात 1202 में गौरी की सेना ऐबक के नेतृत्व में बुंदेलखंड के राजा परिमर्द देव के विरुद्ध अभियान करता है, जिसमें इनकी हार हो जाती है और इनको परास्त कर देता है। ठीक जिस समय इधर चल रहा था उसी समय गौरी का एक और सिपा सालार था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। लगभग सबने सुन रखा होगा। कई किताबों में यह भी कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ऐबक का दास था, लेकिन वो सर्वमान्य मत नहीं है। बख्तियार खिलजी स्वयं गौरी का एक सिपा सालार था। यह बंगाल क्षेत्र का अभियान शुरू करता है 1204 और 1205 के आसपास। एक चीज तो ध्यान रखना, जो बंगाल का जो क्षेत्र है, उस बंगाल के क्षेत्र में उस दौरान उड़ीसा प्लस बिहार
झारखंड तो अभी अस्तित्व में आया है, तो ये सारा क्षेत्र इसी बंगाल में आता था। तो ये जो है बख्तियार खिलजी 1204 और 5 के दौर में बंगाल क्षेत्र का अभियान करता है। इसी दौरान वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आज के समय ये दोनों बिहार में हैं, लेकिन तब बंगाल क्षेत्र में ये बिहार रेंज आती थी। तो जब ये अभियान करता है तो वहां के प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ये क्षतिग्रस्त कर देता है। अब आप लोग का एक काम है, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स में दें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। क्या कोई बता सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी? बाकी ये जब प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा पूरा इसका जिक्र, लेकिन आप उम्मीद करते हैं अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से इसका उत्तर दीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। अच्छा, दूसरी चीज, जिस दौरान बख्तियार खिलजी ने बंगाल क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो उस दौरान बंगाल क्षेत्र का राजा कौन था? तो उस दौरान बंगाल क्षेत्र का राजा सेन वंशी राजा लक्ष्मण सेन था। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण से घबराकर लक्ष्मण सेन अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग जाता है। इससे इसकी प्रजा नाराज हो जाती है। अब अगला देखते हैं। 1205 ईस्वी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों को विजित करने के पश्चात गौरी ये सोचता है कि मैंने लगभग भारत के प्रमुख प्रमुख क्षेत्रों और विशाल क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया है। तो इसके मन में पुनः एक लालसा जगती है कि मैं अब अपने मूल स्थान जो गौर क्षेत्र था अफगानिस्तान में, उसके समीप जो ईरान में ख्वारिज्म शासन था, ये सोचता है कि उनके विरुद्ध भी युद्ध किया जाए और उनको भी हराया जाए। तो इसी उद्देश्य से 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः अपने क्षेत्र की ओर जाता है, प्रस्थान करता है और ख्वारिज्म शासन, ईरान क्षेत्र के ख्वारिज्म शासन से युद्ध करता है। लेकिन पुनः वहां पर उसकी हार हो जाती है और इस हार के पश्चात गौरी निश्चय करता है कि अब हम लोग को पुनः भारत की तरफ ही प्रस्थान करना चाहिए और अपना राज व्यवस्था वहीं पर बनाए रखनी चाहिए। अभी इन लोगों को हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। 1205 ईस्वी में ही जब ये वहां से प्रस्थान करता है, प्रस्थान करते करते जब ये पंजाब क्षेत्र में पहुंचता है तो पंजाब क्षेत्र में रहने वाली खोखर जनजाति, इसको ध्यान रखना, खोखर जनजाति KHOKHAR, ये एक आदिवासी लड़ाकू जनजाति थी। तो खोखर जनजाति के विरुद्ध गौरी की सेना का पुनः युद्ध हो जाता है और इसी युद्ध में खोखर जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए गौरी घायल हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गौरी घायल हो जाता है, कुछ दिनों पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहले तो एक चीज यहाँ ये क्लियर कर लीजिए कि गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के द्वारा नहीं होती है। पृथ्वीराज चौहान 1197 में उनकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु 1205 ईस्वी में होती है। इस युद्ध में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि गौरी का दास जो था, गौरी का दास था ऐबक, और ऐबक का एक दास था इल्तुतमिश। ये भी आगे चलकर आएगा। इल्तुतमिश ये भी इस युद्ध में लड़ा था। इसकी वीरता से ऐबक बहुत प्रभावित हुआ था। इस घटना का कुछ कारण आगे चलकर बनेगा, इसलिए यहां पे बताया है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे चलकर इस घटना का महत्वपूर्ण उल्लेख है। अच्छा, जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो ये क्या करता है, अपने समस्त साम्राज्य को, खास तौर से भारत यानी अपना उत्तर भारत का जो भी साम्राज्य है, अपने प्रिय दास ऐबक को सौंप जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी जब इसके पश्चात बताएंगे तो इसने अपने साम्राज्य को 3 हिस्सों में बांटा था। भारत का इतिहास हमें पढ़ना है तो भारतीय क्षेत्र ऐबक को प्रदान किया था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ प्रश्न बनते हैं कि मोहम्मद गौरी इसने भारत की काफी ज्यादा क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन एक प्रश्न आता है कि क्या मोहम्मद गौरी ने राजा का पद धारण किया था, सुल्तान का पद धारण किया था? बिल्कुल नहीं। मोहम्मद गौरी का कहीं भी कोई राज्याभिषेक नहीं हुआ था, उसने राजा का पद कहीं नहीं धारण किया, सिर्फ युद्ध लगातार करता गया, क्षेत्रों को जीतता गया।
यही सारा कुछ मोहम्मद गौरी और उनके दास और उसके अभियान से संबंधित है। आशा करते हैं आपको पूरा एक एक तथ्य समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स बनाइए, याद करिए, जहां कहीं समस्या हो कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और एक प्रश्न आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, आप उसका कमेंट्स में उत्तर जरूर दीजिए। और साथ ही हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा व्यू होंगे, पढ़ाने में भी आनंद आएगा। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट्स के माध्यम से पूछ जरूर लीजिए। और डेली का डेली अपने नोट्स तैयार करते रहिए, पूरा इतिहास आपका कवर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। मिलते हैं इसके बाद कि इसके पश्चात क्या स्थिति होती है, भारत में किस प्रकार इस्लामिक शासन की स्थापना होती है, गुलाम वंश इत्यादि आगे आएंगे, उसकी चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।